चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन न्यूज़ प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हम हफ्ते के हफ्ते जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े करंट अफेयर रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, और ये क्लासेस आपके यूपीएससी के एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, उसके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं। पहला, एक वो होंगे जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। दूसरा वो होंगे जो आप देखेंगे नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे। तो जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे हो सकता है उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। और नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से उनको थोड़ा टाइम लगे लेकिन वो भी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस जो थोड़ा अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक नॉलेज के साथ अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछा है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए बारकोडिंग से संबंधित है। इसमें डीएनए बारकोडिंग किसका समाधान हो सकता है? ऑप्शन एक, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। ऑप्शन दो, समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच विभिन्नता जानने के लिए। ऑप्शन तीन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी दो और तीन। तो ये पूछा गया। तो ये देखिए डीएनए की टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे नहीं पूछा है, ये अप्लाइड पूछा है, यानी उसका एप्लीकेशन पूछा है, कहाँ पर यूज हो सकता है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो 2022 में ये न्यूज में था। तो डीएनए बारकोडिंग में देखिए, तो इसमें देखें किसी पादप प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए ये नहीं किया था। जबकि इसमें दो और तीन देखेंगे तो इसका संबंध डीएनए बारकोडिंग से है, ठीक है। तो इ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा, एक देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई वर्ड रहता है और न्यूज़पेपर में न्यूज़ में रहता है, उससे पूछ लेता है कि ये है क्या? इसका संबंध है क्या? जैसे पूछेंगे बॉल गार्ड फर्स्ट, बॉल गार्ड सेकंड, टेक्नोलॉजी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन एक, फसली पादपों के क्लोनिंग के लिए। ऑप्शन बी, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास के लिए। ऑप्शन सी, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन डी, जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए। तो देखेंगे तो ये सॉरी, तो देखेंगे तो ये जो है कॉटन से संबंधित एक न्यूज में था, ठीक है। ये जेनेटिक मॉडिफाई फसल थी, उससे संबंधित न्यूज में था, इसलिए ये पूछा गया। तो ये एक देखेंगे बॉल गार्ड सेकंड, बॉल गार्ड फर्स्ट एक ब्रांड टाइप का है, ठीक है, ये कॉटन से संबंधित है। तो जेनेटिक मॉडिफाई की फसली पादपों के विकास से संबंधित है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें सीधे सीधे अप्लाइड उसका एप्लीकेशन पूछता है, या तो पूछ लेता टू द पॉइंट क्यों ये न्यूज में था, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं उनको भी समझने में ये आसानी होगी, ठीक है। तो आपको जरूर नहीं आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो तो ही आपके आंसर सही होंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना के टाइम पे, ये न्यूज में था। एस टू, यानी आप बात करें पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन एक, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को पुनः स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी, भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास करने के लिए। ऑप्शन सी, वन्य प्राणियों की निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर है। ऑप्शन टी, विषाणु जनित रोग का प्रसार। तो आप देखेंगे कोविड-19 की बीमारी चल रही थी, उस टाइम देखेंगे एस टू क्या था, एक विषाणु जनित रोग का प्रसार करने में ये भूमिका निभा रहा था। तो ये वर्ल्ड न्यूज में था। कहने का मतलब साइंस में आपको टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में अंदर नहीं घुसना है, बस बेसिक बेसिक जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस देख के आपको पता लग गया होगा। तो आप बात करते हैं सबसे पहला जो है साइंस इन न्यूज प्रोग्राम में, सबसे पहले न्यूज की साइंस की बात करें तो इसरो के पीएसएलवी 58 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से एक्सपोसैट और अन्य 10 अन्य पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत की बात करें तो भारत यूएसए के बाद ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, सितारों आदि की खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने वाला जो है वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया पूरे विश्व में, ठीक है। इसके पहले आप देखेंगे यूएसए ही था जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों के आज जैसे खगोलीय स्रोतों के अध्ययन करने के लिए अपना जो है मिशन भेजता था। एक्सपोसैट की बात करें तो यह पहला डेडिकेटेड वैज्ञानिक उपग्रह अंतरिक्ष है जिसमें तीव्र एक्सरे स्रोतों का पोलराइजेशन की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब आपसे पूछा जाए एक्सपोसैट है क्या? तो एक्सपोसैट आपको पता रहना चाहिए कि इसका काम है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों की या खगोलों की अध्ययन करना। और भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान बन गया है कि ऐसा मिशन भेजने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन की बात की तो पोलराइजेशन तरंगों की एक विशेषता होती है। जैसे एक लाइट बीम है, कोई लाइट है,
ठीक है, यहाँ पर देखिए पोलराइज़र एक शील्ड लगा है, यहाँ से लाइट गुजारी जाती है, तो ये जब इस पारा से क्या कहते हैं, पोलराइज़्ड लाइट कहते हैं। यानी पोलराइज़्ड तरंगों की विशेषता होती है जिसमें एक्स-रे जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी शामिल होती हैं, जो एक विशेष दिशा में तरंग के दोलन और उन्मुखीकरण का वर्णन करती हैं, ठीक है? एक्स-रे के संदर्भ की बात करें, तो एक्स-रे के संदर्भ जिस माध्यम से एक्स-रे गुजरती है, उसे पोलराइज़ेशन उस स्रोत का और पर्यावरण के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक है? ऑर्बिटल डिटेल्स की बात करें तो एक्सपोसैट लगभग देखेंगे पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर ऊंचाई पर और लगभग 6.5 डिग्री जो है झुकाव के साथ जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित होगा। ठीक है, तो इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं आप इसका टेक्नोलॉजिकल जो है अंदर घुस के जो है इसमें रिसर्च करने लगे और जहाँ आपने प्रीलिम्स में रिसर्च करने की कोशिश की, वो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा। पेलोड की बात करें तो इसमें पोलिक्स यानी एक्स-रे एक्स-रे में पोलोमीटर उपकरण और एक्सपेट की बात करें, एक्स-रे स्ट्रेटोस्कोपिक टाइमिंग नामक 2 पेलोड हैं। मिशन की बात करें तो कब तक चलेगा, 5 वर्षों तक चालू रहने की उम्मीद है। मिशन के दौरान 10 अन्य पेलोड के उद्देश्य की बात करें तो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी पोएम-3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है? बात करें तो मॉड्यूल 3 यानी अगर बात करें तो पोएम-3 की बात करें तो यह 4 चरणों वाला एक रॉकेट है। पहले 3 चरण में क्या करता है, वापस समुद्र में गिर जाता है। अंतिम जो चौथा चरण होता है जिसे PS4 कहते हैं, उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के बाद आमतौर पर क्या करता है, अंतरिक्ष में एक जंक यानी कूड़े के रूप में वो घूमता रहता है। हालाँकि पोएम की बात करें तो पोएम प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। इसमें अंतिम चरण जो PS4 है, उसके प्रयोग हेतु स्थिर मंच स्टेबलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वास्तव में क्या है, PS4 के बिना को क्या कहते हैं, PS4 को क्या कहते हैं, बिना मानव वाला यानी इंडियन स्पेस स्टेशन कहा जा सकता है, ठीक है? यह तीसरी बार है जब इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने में पोएम प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया है। यानी आप बात करेंगे तो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3, ठीक है? तो ये किसे क्या कहते हैं, पोएम कहते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई एक्सपोसैट मिशन की और पोएम 3 एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की। ठीक है? इसके साथ अगर क्लासेस पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? हमारा 2 चैनल स्टडी एंड आईएएस, स्टडी एंड यूपीएससी। क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा और व्हाट्सएप पेज जॉइन करना पड़ेगा। ठीक है? वहाँ पे सारे आपको नोट्स, क्लासेस की अपडेट आपको दी जाएँगी। और अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और उसमें प्लेस एंड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, आपको समझना है ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो हमारा एक नया प्रोग्राम चालू है, ठीक है? दिसंबर से, जिसमें प्लेस एंड न्यूज़ कवर करवाते हैं और जिसमें हफ्ते के हफ्ते जो भी प्लेस एंड न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, उनको कवर करवाते हैं। उनसे संबंधित जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो भी उपलब्ध करवाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएँगी, ठीक है? बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट जो है साइंस इन न्यूज़ की बात करें तो भारत-पाकिस्तान ने परमाणु इंस्टॉलेशन की सूची का आदान-प्रदान किया। तो आप देखेंगे यह समझौता जो हुआ था 1988 में जो है किया गया था, 1991 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सूची होती है यानी परमाणु इंस्टॉलेशन की, उसका आदान-प्रदान भारत-पाकिस्तान के बीच जो है किया जाता है। समझौते में प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधा के बारे में एक दूसरे देश को सूचित करेंगे। ठीक है? और ये ऐसी सूची आप देखेंगे 33 बार हो चुकी हैं। पहली सूची का आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है? तो ये रहा दूसरा साइंस इन न्यूज़ की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे, तो तीसरा साइंस इन न्यूज़ की बात करें तो न्यू पैकेजिंग रूल आए हैं। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 जनवरी 2024 से सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्माण की तारीख और यूनिट की बिक्री की छपाई अनिवार्य कर दी है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 किलोग्राम के पैकेज्ड गेहूँ के आटे में अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के साथ प्रति किलोग्राम इकाई बिक्री का मूल्य भी आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है? इससे पहले क्या था? इससे पहले कब कंपनियों के पैक किए गए वस्तु पर निर्माण की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख सिर्फ विकल्प दिया गया था। अब इसमें क्या है, आपको पैकेज्ड आटे में जैसे अधिकतम एमआरपी के साथ जो प्रति किलोग्राम की इकाई का जो सेल प्राइस होगा वो भी अंकित करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हेल्थ टैक्स। हेल्थ टैक्स न्यूज़ में था क्योंकि आप देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने जीएसटी के अलावा आप देखेंगे 20% से 30% तक स्वास्थ्य टैक्स लागू करने की सिफारिश की है। वर्तमान में बात करें तो चीनी पर 18% जीएसटी लगता है। चीनी क्या है, एक मीठा पेय पदार्थ है जिस पर 28% जीएसटी और 12% अतिरिक्त सेस लगता है। भारत की बात करें तो दोस्तों भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है? एक औसत भारतीय प्रति वर्ष
बात करें चीनी के सेवन के लिए आपकी बात करें तो डब्ल्यूएचओ द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई उससे 5 गुना अधिक सेवन करता है। ठीक है? जो हेल्थ टैक्स लगाने का प्रभाव क्या होगा? इससे मोटापा, दाँतों में सुसड़न हो जाती है, टाइप 2 मधुमेह का खतरा, हृदय रोग की बात करें, कुछ कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। तो ये हेल्थ टैक्स न्यूज़ में था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें डीआरडीओ के स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ के 6वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें डीआरडीओ का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है? इसे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 1958 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है? इसका विज़न है एम्पावर इंडिया विथ आप देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है? डीआरडीओ को इंडिजिनस कुछ डेवलप किया गया है जैसे अग्नि, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल है वो डीआरडीओ ने डेवलप की है। पिनाका मिसाइल ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है? इसे डेवलप किया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो आपको डीआरडीओ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट बात करें न्यूज़ की तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला यानी एसकेओ परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए 1250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब बात करें एसकेओ क्या है? एसकेओ एक रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूके में है। ठीक है? यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। एसकेओ के तहत देखेंगे 1 ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, 2 टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। ये 3 जगहों पर स्थापित होंगे। 2 एसकेए टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, रेडियो क्वाइट साइट स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। एक बड़ी इकाई के रूप में ये काम करेगा और इनको 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई एसकेओ की। ठीक है? इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो यूनिवर्स का बर्थ कैसा हुआ उसका पता लगाने के लिए, इसका अर्थ गुरुत्वाकर्षण जो वेव होती हैं उनका तरंगों का पता लगाने के लिए। गुरुत्वाकर्षण तरंग की बात करें तो अंतरिक्ष में एक अदृश्य यानी इनविजिबल रिपल्स होती हैं। ठीक है? ऐसी लहर आपको दिखाई देगी। ये ब्रह्मांड में कुछ सबसे विशाल और ऊर्जावान परिघटना के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखेंगे आकाश गंगाओं की समझ, डार्क मैटर क्या होता है, ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझने में एसकेओ यानी ये खगोली जो बात करें वेधशाला है उससे मदद मिलेगी। ठीक है? भारत की बात करें तो भारत 2012 में इसका एसोसिएट सदस्य के रूप में एसकेओ में शामिल हुआ। एसकेए दूरबीनों के पूर्ण निर्माण के चरण के सक्रिय रूप से भाग लिया। 2022 में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे और एसकेओ के सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है? भारत में स्थापित गैंट, ठीक है, जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी जीएमआरटी और एसकेओ की भूमिका निभा रहा है। भारत के लिए महत्व की बात करें तो भविष्य में भारतीय खगोल विदों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेडियो खगोल विज्ञान सुविधा तक सीधी पहुंच की सुनिश्चित करवाएगा। इसके अलावा बात करें तो यह एंटीना इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेटा सॉफ्टवेयर के कई प्रमुख क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई एसकेओ की। नेक्स्ट बात करें न्यूज़ की तो डेजर्ट साइक्लोन न्यूज़ में था। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है जो इंडिया और यूएई के बीच जो है अ, होता है। तो आप कहेंगे इसे साइंस एंड न्यूज़ में क्यों डाला गया? तो ये आपके रिवीजन के लिए डाला गया। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट। ये न्यूज में था। तो प्रधानमंत्री ने आईजीसीईआर कलपक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह संयंत्र कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर के उपयोग किए गए ईंधन को रीप्रोसेस करेगा। एफबीआर क्या होता है? एफबीआर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए उपभोग की तुलना में अधिक सामग्री उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखेंगे तो यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कुंजी है। ठीक है? यानी होमी जहांगीर बाबा की बात करें तब से ये हमारा एटॉमिक रिसर्च कार्यक्रम जारी था, उसी में ये कॉन्सेप्ट आया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है जो फास्ट रिएक्टर से निकलने वाले कार्बाइड ऑक्साइड ईंधन को दोनों को पुनः रीप्रोसेस करने में सक्षम है। ठीक है? कुल मिलाकर ये क्या करता है? रीप्रोसेस या रिसाइकिल करता है। बात करें भारत की तो परमाणु ऊर्जा के संबंध में भारत की प्रमुख पहलों की बात करें तो 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें तो भारत में बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिए ये कदम बढ़ाए गए थे। इस दिशा में होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है? इसके अलावा आपने भारत की परमाणु नीति के बारे में पढ़ा होगा। 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत स्वयं में परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर लिया।
इसके साथ ही एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे 1999 परमाणु नीति ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और इसके 3 वर्ष से भी अधिक समय के बाद आप देखेंगे इसकी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की घोषणा की, ठीक है? और इस नीति की सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकास की बात कही गई। भारत की परमाणु नीति के आधार पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, आपने इसके बारे में सुना होगा, यानी पहले हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होने की स्थिति आएगी तब उसका कड़ा जवाब देंगे, ठीक है? भारत की दूसरी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल कब करेगा, इसको पूर्ण स्पष्टता अभी तक नहीं आई है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई भारत की परमाणु नीति के बारे में, आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिवीजन करवा दिए। अगर बात करें भारत की परमाणु ऊर्जा स्थिति की बात करें तो भारत में 7 बिजली संयंत्र हैं जो 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है? जिनकी क्षमता आप देखेंगे 6780 मेगावाट है, ठीक है? एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की। जिसमें आप देखेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम देखेंगे ये तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है, ठीक है? इनकी देखभाल कौन करता है? इनकी देखभाल एक पब्लिक सेक्टर की इकाई है जिसे कहते हैं एनपीसीआईएल, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। कि देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, उनका निर्माण, उनकी कमीशनिंग, संचालन कैसे होगा, इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है? और एनपीसीआईएल की बात करें भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये 2011 में पूछा गया। इसमें पूछा गया नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन डी नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना। तो आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल यानी D2O यूज किया जाता है उसका कार्य क्या होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चाहे बात हो नाभिकीय रिएक्टर की या थर्मल पावर प्लांट की, उनको ठंडा करने के लिए जो है नॉर्मल ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो आप देखेंगे नदियों से, समुद्र के किनारे अगर कोई थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ से जो है ठंडा पानी लिया जाता है, ठीक है? तो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए नॉर्मल पानी यूज़ किया जाता है। भारी जल की बात करें तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसी के साथ बात करें भारत स्वदेशी पहल की बात करें, यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भवानी तमिलनाडु कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले आप देखेंगे प्रायोगिक स्तर पर थोरियम संयंत्र जो है कामनी जो है कलपक्कम में पहले से मौजूद है, ठीक है? तो अगर परमाणु की एनर्जी की बात कर रहे हैं, परमाणु स्रोत की बात कर रहे हैं, तो एनपीटी की बात हो ऐसा हो नहीं सकता। एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता भारत नहीं है, ठीक है? या एनपीटी क्या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है? और इसमें भारत के अलावा कौन-कौन से विश्व देश में शामिल नहीं है? तो साउथ सूडान, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया ये शामिल नहीं, बाकी शेष सभी देश एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई एनपीटी की। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे, ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की। 2023 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है? इसमें पूछा ये थर्मल पावर प्लांट इनमें कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता, ऑप्शन 2 इसमें कोई भी पानी की कमी वाले जिले में नहीं स्थित है, ऑप्शन 3 इनमें कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। कितने कथन सही हैं? सबसे पहली बात, इसमें तो कोई कथन नहीं सही है, ठीक है? आप देखेंगे कई सारे थर्मल प्लांट समुद्र के किनारे स्थित हैं, तो वो जो है थर्मल पावर प्लांट को ठंडा रखने के लिए वहाँ का पानी यूज़ करते होंगे, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे तो उस टाइम क्या था, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो है न्यूज़ में था, इसी वजह से ये अप्लाइड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो आपको साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है? आप इसको ज्योग्राफी में रख लीजिए, ठीक है? इंडस्ट्री रीजन में रख लीजिए या फिर साइंस में रख लीजिए, किसी में रख लीजिए, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी, क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे अडानी और टाटा के जो है पावर प्लांट भी हैं, थर्मल पावर प्लांट भी हैं, और ऐसा कोई आप देखेंगे तो इसमें आप बात कर रहे हैं मुद्रा थर्मल पावर प्लांट की, तो यहाँ पर देखेंगे जल संकट कमी वाले स्थान पर स्थित है। ऐसे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पारा प्रदूषण संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आप देखेंगे इसमें सोने की खनन गतिविधि दुनिया में पारा प्रदूषण का एक स्रोत है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण का कारण बनता है। तो आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की बात करें, इसके अलावा पारा निकलता है, ठीक है? पीएम पार्टिकल निकलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें तीनों सही हैं, ठीक है? कहने का मतलब क्वेश्चन देने का ये आशा है कि आप
अप्लाइड क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा उसमें घुसिए मत, नहीं घुसेंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो बबल बेबी सिंड्रोम जो है यानी बीबीएस न्यूज़ में था। तो हाल ही में बीबीएस से पीड़ित 2 महीने की बच्ची को स्वैच्छिक दान किए गए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इलाज किया गया, ठीक है? और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से प्राप्त करने वाली अब तक यह सबसे कम उम्र की व्यक्ति या बच्ची है, ठीक है? बीबीएस की बात करें यानी बबल बेबी सिंड्रोम की बात करें, जिसे चिकित्सीय रूप से गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा विहीनता यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे क्या कहा जाता है? एससीआईडी के रूप में भी माना जाता है। इससे क्या होता है? इससे जो प्रभावित होता है, वो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रभावित हो जाती है और ये क्या है एक दुर्लभ जो है जेनेटिक बीमारी है। जो बच्चे एससीआईडी से प्रभावित होते हैं, पूरी तरह से उनकी कार्यात्मक प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कम हो जाती है और ऐसे बच्चे गंभीर रूप और जानलेवा जो संक्रमण होते हैं, उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है? और एससीआईडी के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में आप देखेंगे लिम्फोसाइट यानी टी सेल और बी सेल कोशिका जिसे कहते हैं, सहित सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, जो संक्रमण से लड़ते हैं। ठीक है? यानी कहने का मतलब जो व्हाइट सेल होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं? संक्रमण से लड़ते हैं और अगर कोई बच्चा जो है एससीआईडी से पीड़ित है, तो उसमें लिम्फोसाइट यानी टी सेल, बी सेल कोशिकाएँ जो हमारे संक्रमण से हमको बचाती हैं, वो अ, नहीं रहती हैं, ठीक है? उनकी कमी हो जाती है। आम उपचार क्या है? इसका आम उपचार जो आप देखेंगे इस डिज़ीज़ का, बबल बेबी सिंड्रोम का आम उपचार देखेंगे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही है, ठीक है? अब बात करेंगे टी सेल से क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टी सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टी सेल क्या है? इसे लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। यह क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती हैं जो प्रतिरक्षा की अनुक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, ठीक है? टी सेल कोशिकाओं की बात करें, कोशिका में मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ होता है वे शरीर के बाह्य पदार्थों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं की पहचानने, इनके विरुद्ध जो है एक्शन यानी अनुक्रिया करने में सहायता करती हैं। टी कोशिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, एक टी कोशिका होती है और दूसरा आप देखेंगे साइटोटॉक्सिक टी कोशिका होती है। जैसा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सहायक जो टी कोशिका है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की सहायता करती हैं, जबकि साइटोक्सिक टी कोशिका वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं को ट्यूमर को समाप्त कर देती हैं। ठीक है? अब इसी से संबंधित देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन-सा एक मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिका की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये तो देखिए ये न्यूज़ में पहले भी रहा था। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। इसमें सीधे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन-सा मानव के शरीर में बी सेल और टी सेल का भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे शरीर में पर्यावरणीय जो एलर्जी होती है उनको संरक्षित करती हैं। ऑप्शन बी, वे शरीर में दर्द और सूजन को अपशमन यानी कम करती हैं। ऑप्शन सी, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती हैं। ऑप्शन डी, वे रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो इसमें अभी मैंने बताया क्या करती हैं, जो व्हाइट सेल डिजीज़ होती है वो हमारे जो शरीर को रक्षा करती हैं, ठीक है? बाह्य आक्रमण से। तो आप देखेंगे यानी इम्यून से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? ये तो टी सेल की बात की। अब एक होता है कार्ड सेल थेरेपी। कार्ड सेल थेरेपी कैंसर के इलाज की एक बड़ी सफलता है, ये न्यूज़ में था। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, जिसमें आप देखेंगे ड्रग लेना पड़ता है, लेकिन कार्ड सेल थेरेपी में क्या होता है, रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है, उन्हें टी सेल कोशिकाओं का सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु इनका प्रयोगशाला में इन्हें क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यानी संशोधित किया जाता है। ल्यूकेमिया की बात करें, ल्यूकेमिया क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर है, ठीक है? ल्यूकेमिया। और लिम्फोमा की बात करें, लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले की बात करें तो ये लसिका प्रणाली से उत्पन्न होती लिम्फोमा के उपचार के लिए कार्ड सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई, इसलिए ये कार्ड सेल थेरेपी न्यूज़ में था, ठीक है? अब बात करें टी सेल कोशिकाओं को क्या किया जाता है, जैसे कार्ड टी सेल थेरेपी की बात करें तो आप देखेंगे का जो टी सेल कोशिकाओं को रोगी के रक्त से निकालकर फिर एक विशेष रिसेप्टर से जीन में प्रयोगशाला में टी सेल कोशिकाओं को क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, जो रोगी की कैंसर कोशिकाओं पर एक निश्चित प्रोटीन क्या-क्या करता है, टारगेट करता है। विशेषकर जो रिसेप्टर होता है, ठीक है? रिसेप्टर क्या करता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कार कहा जाता है, ठीक है? कार टी सेल में कार क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है? बड़ी संख्या में कार टी कोशिकाएँ प्रयोगशाला में सृजित की जाती हैं, यानी बनाई जाती हैं और इन्फ्यूजन द्वारा रोगी को दी जाती हैं, ठीक है?
तो ये तो कार टी सेल थेरेपी आपको समझ में आई। इसका महत्व क्या है? कार टी सेल थेरेपी से लक्षित जो है औषधि की तुलना में आप देखेंगे अधिक विशिष्ट होते हैं। कैंसर से लड़ने में रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली सीधे प्रेरित करते हैं, जिससे अधिक जो है आप देखेंगे इसके प्रभाव बढ़ता है। इसकी विशेषता कारण इसे क्या कहा जाता है? लिविंग ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्ड सेल थेरेपी। एक तो मैंने पढ़ा है आपको बबल बेबी सिंड्रोम के बारे में, एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो आप देखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जहां बच्चे की त्वचा नीली हो जाती है। ठीक है, और ऐसे शिशु में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने का कारण होता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण नाइट्रेट से दूषित पानी है। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने, ठीक है, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत नौवे बिडिंग राउंड की शुरुआत की है, इसलिए ये न्यूज में था, इसीलिए हमने इसको साइंस में डाला है। ठीक है, तो मंत्रालय ने OALP, ठीक है, बोली राउंड 8 के तहत देखेंगे सम्मानित किए गए ब्लॉकों के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेष कोल्ड बेड मीथन यानी SCMB बोली राउंड 2 की बात करें तो इसमें 2022 तक CMB के ब्लॉक को भी आवंटित किए जाएंगे। CMB क्या है? CMB एक अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको ये सब नहीं ध्यान रखना कि मंत्रालय ने क्या हस्ताक्षर किया है, किसके लिए हस्ताक्षर किया गया है। मेन क्या है, कोर एरिया आपका ये है कि कोल्ड ब्लेड मेथेन क्या है? एक अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है जो मुख्य रूप से कोयला में पाई जाती है, यानी कोयले की परत होती है उसमें पाई जाती है। मुख्य रूप से मेथेन गैस बना होता है। CMB में क्या होता है? मुख्य रूप से मेथेन गैस से बना होता है, जिसमें आप देखेंगे एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मात्रा का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं कोल्ड ब्लेड मेथेन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसमें और आपको ध्यान क्या रखना है, NDR क्या है? एक सरकारी डेटा बैंक के रूप में कार्य करता है जो अन्वेषण यानी खोज और उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। हेल्प के बारे में बात करें तो हेल्प अभी मैंने बताया, यहाँ पर हेल्प के बारे में बात करें तो इसमें नई अन्वेषण नीति यानी लाइसेंसिंग नीति की जगह लाया गया है। सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन अथवा बात करें एकल लाइसेंसिंग प्रदान करता है, जिसमें तेल, गैस, ठीक है, कोल्ड ब्लेड मेथेन, शेल गैस, शेल तेल, गैस हाइड्रेट, ये सब शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हेल्प के आने से क्या लाभ होगा? जैसे कम रॉयल्टी देनी पड़ेगी और विपणन मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता होगी वर्ष के दौर पर, ये सब जो है ये चीज़ें इससे लाभ होगा। तो इसको जो है ज़्यादा पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, कोल्ड ब्लेड मेथेन या क्या है? एक अपरंपरागत गैस का भंडार है जो कोयले की चट्टानों में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद होता है। मीथेन गैस कोयले की परतों में के नीचे पाई जाती है। इसमें क्या करता है? ड्रिल किया जाता है और नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। देश के 12 राज्यों में कोयला तथा कोल्ड ब्लेड मेथेन के भंडार पाए जाते हैं। जहां गोंडवाना निक्षेप आपको दिखेगा, सेगमेंट में दिखेगा, वहां बहुत मात्रा में कोल्ड ब्लेड मेथेन पाया जाता है। वर्तमान में CBM की बात करें तो उत्पादन झारखंड के राजनीगंज, झरिया, बोकारो कोलफील्ड में होता है। आगामी समय से सरकार दामोदर जो कोयला घाटी बेसिन है और सोन नदी घाटी बेसिन है वहां पर देखेंगे कोल्ड ब्लेड मेथेन का उत्पादन करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें CBM का महत्व की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में, वाहनों के ईंधन के में संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर, खाद फर्टिलाइजर के निर्माण में किया जा सकता है। इसके अलावा इसका औद्योगिक इकाइयों में जैसे सीमेंट उद्योग में, रेलिंग मिलों में, स्टील प्लांट में, मेथनॉल उत्पादन में किया जा सकता है। जहाँ तक कोल्ड ब्लेड मेथेन की बात करें, यह स्वच्छ ईंधन है। तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे अन्य ईंधनों की अपेक्षा कम प्रदूषण करता है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ब्लेड मेथेन प्रदूषण करता ही नहीं, लेकिन अन्य ईंधन की अपेक्षा ये कम प्रदूषण करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है कोल्ड ब्लेड मेथेन की। दूसरा एक होता है सेल गैस। सेल गैस क्या होता है? यह प्राकृतिक गैस का एक गैर परंपरागत रूप है, हालांकि नवीकरणीय नहीं है यानी रिन्यूएबल नहीं है। इसके निष्कर्षण के लिए चट्टानों में ड्रिलिंग कर तेज दबाव से पानी की धार छोड़ी जाती है, जिससे चट्टान में फंसे हाइड्रेट के अणु मुक्त हो जाते हैं। और एक महंगी यानी आप देखेंगे निकालने के लिए क्या है, एक महंगी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी जरूरत होती है। तुलनात्मक रूप से कम पर्यावरण नुकसान के चलते इसमें पेट्रोलियम, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेल गैस और कोल्ड ब्लेड मेथेन की। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में किस में जो है सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन,
यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो आप देखेंगे तो गंगा बेसिन में संभावना है। आप इसके अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर ठीक है, दामोदर नली व कृष्णा गोदावरी में, कावेरी बेसिन में, कैम्बे बेसिन में, तो इसमें देखेंगे तीनों में आप देखेंगे शेल गैस संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अप्लाइड पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको साइंटिफिक घुसना नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया कोल्ड ब्लेडेड मेथेन के बारे में, यानी कोयला संस्तर मेथेन या कोल्ड ब्लेडेड मेथेन की बात करें और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, कोयला संस्तर मेथेन यानी कोल्ड ब्लेडेड मेथेन कोयला संधियों के द्वारा निष्कासित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी स्थलों से निकाला जा सकता है। ऑप्शन दो, भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शेल गैस स्रोत नहीं पाए गए हैं। अभी मैंने बताया कि शेल गैस कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, अभी मैंने बताया कोल्ड ब्लेडेड मेथेन क्या है, एक गैर पारंपरिक और प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आप देखेंगे शेल गैस की बात करें, ये भी प्राकृतिक गैस है, इसमें हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत मीथेन है, इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि अन्य हाइड्रोकार्बन भी शामिल रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें न्यूज़ की, तो भारत 2024 में संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। ठीक है, तो पहली बार स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL SpaceX रॉकेट पर संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, तो ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो आप देखेंगे एक कॉमर्शियल आर्म है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ठीक है, ये इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को जो है आप कॉमर्शियली जो है पावर करता है, यानी बढ़ाता है, रिसर्च डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसरो के लिए। तो ये जो है ध्यान रखना है आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। जीसैट के बारे में बात करें, GSAT-20 के बारे में बात करें, इसका नाम जो है GSAT-N2 नाम बदला गया है। GSAT-20 क्या है, एक उच्च थ्रूपुट के ए बैंड सैटेलाइट है जिसका पूर्ण स्वामित्व और संचालन वित्त पोषण कौन कर रहा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो बस इसमें आपको यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा आपको इसके टेक्नोलॉजी में घुसना नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लेस इन न्यूज में इंपॉर्टेंट है, साइंस इन न्यूज में, दोनों में इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। आज़ादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक कांच या प्लास्टिक के पतले तार होते हैं जो प्रकाश तरंगों के रूप में डिजिटल जानकारी लेते हैं। तो आप देखेंगे भारत का मुख्य भूमि है कोच्चि, और जो समुद्री यानी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर इसके साथ जो है जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्य भूमि से आप देखेंगे 11 जो लक्षद्वीप के छोटे-छोटे आइलैंड हैं उनको यहाँ तक विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और इसका देख-रेख कौन कर रहा है, BSNL कर रहा है। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड यानी डिजिटल भारत निधि द्वारा इसका, दूरसंचार विभाग द्वारा इसका जो है फंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री ने ये कदमत आइलैंड है लक्षद्वीप का, यहाँ पर समुद्री जल को जो है पीने योग्य बनाने के लिए यहाँ पर LTD संयंत्र को स्थापित किया है। LTD संयंत्र क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप देखेंगे जो समुद्र का जो गर्म सतह वाला जल होता है वो कम दबाव पर तेजी से क्या किया, वाष्पित किया जाता है और फिर इसे ठंडा करके इसे पीने योग्य संघनित करके बनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी आप देखेंगे लक्षद्वीप में आप कावारती हो गया, अगाती हो गया, मेनका द्वीप में 3 LTD संयंत्र विकसित किए गए हैं। और ये देखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने इन संयंत्रों को विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, लक्षद्वीप की ही बात करते हैं। तो लक्षद्वीप में पहली सौर परियोजना बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी जिसे कहते हैं BESS प्रौद्योगिकी के साथ शुरू की गई है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कुशल ऊर्जा भंडार प्रणालियों के माध्यम से नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए BESS तकनीक को महत्वपूर्ण है, यानी BESS तकनीक अपनाई गई है। अब बात करें तो पूरे विश्व की बात करें तो ऊर्जा भंडार यानी जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी मतलब जैसे अगर सोलर पैनल से जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार की सिस्टम होता है, जैसे मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, थर्मल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ईंधन यानी सेल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो BESS की बात करें तो बिजली भंडारण के लिए विद्युत
विभिन्न विद्युत रासायनिक अपक्रियाओं का उपयोग करता है। इसमें आप देखेंगे उदाहरण के लिए इसमें लिथियम आयन की बैटरी और सोडियम सल्फाइड सल्फर बैटरी होती है। इसमें देखेंगे तो 2 मुख्य सिस्टम होता है। एक होता है पारंपरिक ठोस रिचार्जेबल बैटरी होती है, जहाँ आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा ठोस धातु इलेक्ट्रोड में संग्रहित होती है, और दूसरा होता है फ्लो बैटरी, जहाँ आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा वास्तविक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अलग करके टैंकों में विभिन्न प्रकार के फ्लूइड लिक्को इलेक्ट्रोलाइट्स में संग्रहित किया जाता है। ठीक है? इसके महत्व की बात करें तो आप देखेंगे तो 2070 तक जो भारत को नेट ज़ीरो इमिशन कार्बन इमिशन टारगेट करना उसमें आपको मदद करेगा, ठीक है? और इसके अलावा नवीकरणीय उत्पादन के दौरान ग्रिड की स्थिरता में सुधार करेगा। चीन जैसे देशों की तुलना में भारत में जो है बैटरी स्टोरेज का विकास काफ़ी धीमा है। इसके अलावा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आदि जैसे कच्चे माल की उपलब्धता भारत में कमी है। तो ये देखेंगे बैटरी स्टोरेज जो है सिस्टम हमारे लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है? आप देखेंगे भारत में उच्च गुणवत्ता वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका अभाव है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का अभाव है, ठीक है? उच्च लागत है। तो इन सब में हमें ये क्या करेगा बीईएसएस महत्व करे मतलब हमारे लिए सहायता करेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? एपिसोड 2 में। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं।